Good morning, students. Our today's topic is PASS model of intelligence. It comes under your first chapter, that is variations in psychological attributes. First we study about the triarchic theory, and now today we are studying PASS model of intelligence. Here the word PASS means P is planning, A is attention, R arousal, S is simultaneous, S is successive. So that is why it is called as the abbreviation of the four is called as PASS model of intelligence. This model was developed by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby in 1994. तो किसने बनाया था ये मॉडल? हमारे 3 साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था मिलकर, जिनका नाम है जेपी दास, जैक नागलेरी और किरबाय। और कब बनाया था? 1994 में। According to this model, intellectual activity involves the interdependent functioning of 3 neurological systems called the functional units of brain. क्या मतलब है इसका कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेलिजेंस है या हमारी कोई भी एक्टिविटी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी को प्रोसेस कौन करता है? ब्रेन। That involves the interdependent functioning of 3 neurological systems called the functional units of brain. हमारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के लिए या इंटेलिजेंस के लिए। अब जैसे हमने ट्राइआर्किक थ्योरी में देखा कि 3 तरह की इंटेलिजेंस होती है, उससे पहले हमने गार्डनर की थ्योरी में देखा कि 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है। तो अब जो हमारे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है कि हमारी जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, दैट इज द बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। न्यूरोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन, और इंटरडिपेंडेंट है कि ये जो तीनों सिस्टम्स हैं ये इंडिपेंडेंट अलग अलग से काम नहीं करते, बल्कि ये कम्बिनेशन में और एक दूसरे के साथ मिलकर रिलेट होकर काम करते हैं, और इनको हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। और ये जो यूनिट्स हैं ये हमारे किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट अराउजल और अटेंशन, सेकेंड कोडिंग और प्रोसेसिंग, और फिर प्लानिंग। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बाकी थ्योरी से और इस थ्योरी में क्या डिफरेंस है, कि ये जो है मॉडल है ये इंटेलिजेंस को डिवाइड नहीं करता है, बल्कि उसकी फंक्शनिंग पे ये प्रोसेस कर रहा है कि हाँ उसकी फंक्शनिंग होती कैसी है, इंटेलिजेंस जो है वो कैसे वर्क करती है। अब ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है यहाँ पे आपको बताया गया है कि देखिए, जैसे फ्रंटल लोब है और आपका पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। इस पे आपने स्ट्रेस देना है, क्योंकि यही जो लोब्स हैं यही आपके जो फंक्शनल यूनिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फ्रंटल लोब वही जो आपने ऑलरेडी अपनी पहली क्लासेस में किया हुआ, 11th में भी, 9th में भी, 10th में भी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आप करते हैं। तो हमारा जो फ्रंटल लोब है, अब सेकेंड डायग्राम जो है इसके साथ ही वो आपको रिप्रेजेंट करेगी एज यू आर सीइंग हियर कि प्लानिंग जो है दैट इज थर्ड फंक्शनल यूनिट, or that involves the frontal lobe of the brain. Planning involves planning is the third functional unit of the brain and it involves the frontal lobe. अब जो attention है that is the first functional unit and that involves the brainstem. अब इस diagram में brainstem जो है वो डिपिक्ट नहीं की गई है, but as you have already studied it, ये हमारे ब्रेन के लास्ट पोर्शन में होती है, बैक पे जाकर। अब जो नीचे साइमल्टेनियस और सक्सेसिव है दैट रिप्रेजेंट्स द सेकंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेन। अब इसमें तीनों आते हैं, ऑसिपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब्स ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन्स को जैसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब।
तो हमारे जो पैरेटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग में, और जो हमारा फ्रंटल लोब है दैट इज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, और हमारी अटेंशन जो है वो जो है ब्रेन स्टेम उसको रेगुलेट करता है। ओके, अब हम वन बाय वन जो है हर एक फंक्शनल यूनिट को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है दैट इज अराउजल और अटेंशन, arousal or the attention. And state of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. अब stimuli क्या होता है? Stimuli mean anything that is there, anything, any information, any physical thing that is in the environment, that is a stimulus. अब stimulus को जब हम attend करते हैं तो क्यों attend करते हैं? हमारे पास बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम उसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज को अटेंड करते हैं, सबको तो नहीं करते ना। तो दैट इज मीन वी आर अटेंडिंग टू दैट स्टिमुलाई। एंड अटेंशन के लिए अराउजल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको एक अराउजल को आप कहीं ना किसी हद तक मोटिवेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, या आप देखो एक कई बार अराउजल फेयर का भी होता है। जैसे आपका कल एग्जाम है, कल एग्जाम है तो आपको क्या है, फेयर है, और फेयर की वजह से आप क्या हो, अराउज्ड हो, तो आपकी सारी अटेंशन कहाँ पे हो जाती है, आपकी स्टडीज़ की तरफ। आप टीवी, मूवीज़, मोबाइल सारा बाइकआउट कर देते हो, और सारी अटेंशन आपकी किस पे फोकस करती है, दैट इज ऑन द स्टडीज, बिकॉज यू आर अराउज्ड फॉर द स्टडी। अराउजल एंड अटेंशन एनेबल ए पर्सन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जब हम अराउज्ड होते हैं तो हम अटेंशन पे करते हैं, और जब अटेंशन पे की जाती है किसी स्टिमुलस पर, तो उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of the problem. देखो, अब जो अराउजल है उसका भी there should be a level. If its level is too low or too high, that is not sufficient for the attention. अगर बहुत ज़्यादा अराउजल हो जाते हो तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट एबल टू अटेंड, यू बिकम रेस्टलेस, you don't know what to do and how to do, because you are very much aroused and you are not able to concentrate on the work. If the arousal is too less, that's also not good. क्यों? बिकॉज अगर अराउजल कम होता है तो आप भी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आप उसको किसी कंसिडरेशन में ही नहीं लाते हो। So a optimal level of arousal is necessary for the attention process that focuses our attention to the relevant aspects of the problem. अब हमें optimal level arousal है, उसकी वजह से जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करने के लिए उसके पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो ज़रूरी हैं उस पर हम फोकस करते हैं। Too much or too little arousal would interfere with the attention. बड़ी कम अराउजल और बहुत ज़्यादा अराउजल जो है वो हमारे अटेंशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल फंक्शन नहीं करने देगा और उसके साथ इंटरफेयर करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर हमें अराउजल होता है दैट शुड बी एट ए पर्टिकुलर लेवल, दैट शुड नॉट बी टू हाई और टू लो। तो अगर टू हाई हो जाता है तो उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं उसको काम करने के लिए। जैसे मैं ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, तो उससे आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स्ड में आती है, रिलैक्स होती है, एंड चेंजिंग योर कॉग्निटिव थिंकिंग एंड ब्रिंगिंग इट बैक टू द ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल. So what have you studied in arousal or attention? That for attending to any stimulus, X arousal is required and that should be at a optimal level. जैसे आपको आपकी टीचर एक टेस्ट के बारे में बोलती है और आप उस टेस्ट को देने के लिए, जैसे ही आपके कान में पड़ता है कि आपका टेस्ट है, तो आपको क्या होता है, एक आप नॉर्मल स्टेट में नहीं रहते हो, आप अराउज्ड हो जाते हो। समथिंग दैट इज यू आर टोटली कंसंट्रेटेड ऑन द टेस्ट, ओह कल तो टेस्ट है, एंड आपकी सारी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स द टेस्ट। इसके अलावा जैसे आपको मैम बोलती है या आपका कल कंपटीशन है, आपका स्पोर्ट्स में कोई कंपटीशन है, आपका कोई डिबेट कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, दैट आल्सो ब्रिंग्स यू अराउजल।
not only with the studies, in every activity to whom you are attended to, उसमें अराउजल तो आएगा ही आएगा। अब आपका कल डिबेट कंपटीशन है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स यू अराउजल, आप अराउज हो जाते हो उसके लिए, फिर आप उसके लिए अटेंटिव हो जाते हो और अपनी वर्किंग शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल अटेंडिंग ए मैरिज सेरेमनी ऑल्सो, समटाइम्स आपको कभी कभी किसी मैरिज में जाना होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और टू अटेंड ए फंक्शन you get aroused because you have to get ready for the function. That also brings the arousal. If that arousal is not there, then you will not be able to give the 100% results. Okay, after arousal or attention is there, simultaneous and successive processing. Simultaneous, as you know, means at a time many workings are going on. एक ही टाइम पे आप बड़े सारे काम करते हो, दैट मीन्स साइमल्टेनियस। और सक्सेसिव का मतलब होता है वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अनदर। सो हियर आपको कोई काम करना है, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपको सबसे पहले उसकी तरफ अटेंशन पे किया आपने, उस अटेंशन के बाद आपकी प्रोसेसिंग होगी, जो आपने इंफॉर्मेशन गेन की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट देयर विल बी ए प्रोसेसिंग प्रोसेस, एंड दैट मे बी साइमल्टेनियस, दैट मे बी सक्सेसिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इनटू योर नॉलेज सिस्टम ईदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। नॉलेज सिस्टम कहाँ पे होगा? ब्रेन में। Simultaneous and successive processing to encode, transform and retain the information. यहाँ पे हम इसको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जैसे समझने के लिए, जैसे आपके कंप्यूटर में जब कोई भी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है तो सबसे पहले उसकी एनकोडिंग होती है, उसके बाद उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसके बाद उसकी रिटेनिंग होती है। ये कहाँ से होता है? कीबोर्ड, उसको कीबोर्ड के थ्रू, सीपीयू के थ्रू और दोबारा से हमारे मॉनिटर पे होता है। तो ऐसे ही जो हमारी यहाँ पे प्रोसेसिंग है, ये सारा हमारा ब्रेन करता है। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ली, फॉर एग्जांपल आपकी डिबेट कंपटीशन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई? आपके ब्रेन में। वहाँ पे जाके आपको, फॉर एग्जांपल आपको मिल गया, अब यहाँ पे हम बात करेंगे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे आपको 4 टेस्ट इकट्ठे मिल जाते हैं। कल आपके 4 कॉम्पिटिशन्स हैं, आपका ये पेंटिंग कंपटीशन है, आपका क्यूज कंपटीशन है, आपका ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, आपका डिबेट कंपटीशन है। अब ये 4 के 4 क्या हो गए? ये सारे जो है दैट रिक्वायर्स अराउजल एंड अटेंशन। अब इनको आपने कहाँ भेजना है? दैट इज प्रोसेसिंग इज डन। अब प्रोसेसिंग सबकी क्या होगी? साइमल्टेनियस, इकट्ठे इकट्ठे, दे कैन बी इंटरलिंक्ड ऑल्सो, तो दैट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। अगर एक ही आपका वर्क है, फॉर एग्जांपल स्टडी ही है, आपका एक चैप्टर का टेस्ट है, तो उस चैप्टर में भी आपके सब टॉपिक्स होंगे। अब सब टॉपिक्स कितने होंगे? बड़े सारे होंगे, तो उन सब की क्या होगी? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। मतलब बड़े सारे कंटेंट्स को आपने इकट्ठे जो है उसको प्रोसेस करना है, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। Simultaneous processing is engaged when the relationship between the items and their integration into the whole units of information is required. बड़ी सारी आइटम्स है आपके पास, आपने उसको इंटीग्रेट करके आपने उनको क्या करना है? एक होल यूनिट बनानी है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिट्रीवल। एग्जाम से पहले आपके 10 चैप्टर्स होते हैं, उन सबको आप क्या करते हो? साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग करते हो, और एग्जाम के टाइम पे आप उन सबको एक होल यूनिट में लाके उनका आंसर्स देते हो। सक्सेसिव प्रोसेसिंग एज द नेम इंडिकेट्स वन आफ्टर द अनदर। आपने पहले एक टेस्ट किया, फिर नेक्स्ट डे आपका दूसरा टेस्ट है, फिर थर्ड डे आपका तीसरा टेस्ट है, और फोर्थ डे आपका फोर्थ टेस्ट है। सक्सेसिव एक इंटर रिलेटेड हो जाता है कि आपका जो नेक्स्ट है वो फर्स्ट वाले के साथ कई बार लिंक हो जाता है। जैसे आप टेबल्स लर्न करते हो, तो आपको पता होता है कि आफ्टर 2 देयर इज अ 3, 3 के बाद 4, जैसे 2 1 2 तो 2 2 4, 2 3 6। यू नो कि पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। यहाँ पे एक तरह से आपका माइंड जो है वो ऐसा सेटअप बना लेता है कि आपके माइंड में वो फिट हो जाता है, और उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग जो है बहुत ईजी भी हो जाती है कई बार।
Successive processing is required for organizing separate items in a sequence, such as remembering a sequence of words or actions exactly in the order in which they had just been presented. जैसे आप कई बारी एक कोई क्वेश्चन लर्न करते हो तो आप उसी पैटर्न में लर्न करते हो, तो जब आपको भूल जाता है तो आप जहाँ पे आपको भूलता है आप उस वर्ड को रिकॉल करते हो, क्योंकि उस वर्ड को रिकॉल करने से आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो रिमेंबर हो जाता है या रिकॉल हो जाता है, क्योंकि दैट यू हैव लर्नड इन ए सक्सेसिव वे, वन आफ्टर द अनदर। एक लाइन भूलने से आपको पूरा क्वेश्चन ही भूल जाता है। तो दैट लाइन इज एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर द सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब जो हमने साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग किया, इसमें एक एग्जांपल है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की। साइमल्टेनियस प्रोसेसिव में आपको रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस की एग्जांपल ये आपको साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के बारे में बताएगी, बिकॉज कि जैसे दिस इज इंटेलिजेंस टेस्ट ऑल्सो। अब इस टेस्ट में बड़े सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो एक आपको पिक्चर दी होती है, उस ब्लॉक्स को आपने उस पिक्चर में फिट करना है। तो बड़े सारे ब्लॉक्स में से जो चूज करना है, जो बेस्ट फिट करेगा, दैट मीन्स आप सबको साइमल्टेनियसली पूरी पिक्चर को देख रहे हो। दैट साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हेल्प्स इन ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स। जो भी हमारे पास फिगर्स होती हैं, जो फॉर एग्जाम्पल इस टेस्ट में जो फिगर्स दी गई हैं, उसको हमने जब पिक्चर के साथ फिट करना है तो हमें एक मीनिंगफुल फिगर हमारे पास आएगी। अदरवाइज जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो फिगर्स दी गई हैं ये सारी एब्स्ट्रैक्ट है, और जब ये इनमें से जो बेस्ट सूटेड होगी, जो फिट करेगी उस पिक्चर में, मेन पिक्चर में, दो दैट विल ब्रिंग्स द कंप्लीटनेस ऑफ द पिक्चर। तो साइमल्टेनियसली हियर हम मेन पिक्चर को भी देख रहे हैं और 6 ऑप्शन को भी देख रहे हैं, एक के बाद एक नहीं, हम हर एक जो है आपकी आइटम को देख रहे हैं और साथ में पिक्चर को देख रहे हैं कि कौन सी फिट बैठेगी। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। नाउ फर्स्ट हमने अराउजल और अटेंशन को अंडरस्टैंड किया, फिर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग को। अब प्लानिंग। देखो, आपको अराउजल की वजह से आपने अटेंशन पे की, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग हुई, इंफॉर्मेशन को आपने प्रोसेस किया जो भी आपको मैटर दिया गया है। अब उसके बाद आपने प्लान करना है कि मैंने उसकी कैसे एग्जीक्यूशन होगी। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंटेलिजेंस। आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज अटेंडेड टू एंड प्रोसेस्ड, प्लानिंग इज एक्टिवेटेड। इट अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन, implement them to reach a target and evaluate their effectiveness. If a plan does not work, it is modified to suit the requirements of the task or the situation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अराउज भी हो, आपने टेंशन भी पे की, प्रोसेसिंग भी होगी, लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसमें हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ब्रिंग कम बैक टू द सेम एग्जाम्पल, जैसे हमारा कल डिबेट कंपटीशन है, तो हम अब सोचेंगे कि हमने सबसे पहले उस डिबेट को लिखना है, तो कैसे हम तैयार करें उसको, कहाँ से हम मैटर इकट्ठा करें, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसको हमने रिसाइट करना है, हमने उसको वर्बली बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में हमने उसको प्रेजेंट करना है, दैट विल बी ऑन द नेक्स्ट डे। बट ये सारा जो प्रोसेस है कि हमने कैसे करना है, कहाँ से हमने देखना है, कैसे हमने लिखना है, दैट इज द कोर्सेज ऑफ एक्शन। अगर ये हमारी प्लानिंग नहीं होगी तो हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं अगले मंथ से, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, आप सबका टाइम टेबल बनाते हो एक सीरियल में कि हमने रोज इतने आवर्स एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद टेस्ट का बनाते हो, फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट सेकेंड रिवीजन का बनाते हो। तो जब तक ये आप अपना फ्रेमवर्क नहीं बनाते हो तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो प्लानिंग है वो सही नहीं होती है, तो उसकी वजह से भी आपका वर्क सक्सेसफुल नहीं होता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से प्लानिंग बनानी पड़ती है, और जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता हम बार बार उसको प्लान करते हैं। जैसे आपने बनाया अपना टाइम टेबल, लेकिन आपको लगा कि 2 दिन 3 दिन उस पर आपने जब वर्क किया तो आपको लगा नहीं ये सक्सेसफुल नहीं है,
मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें कुछ पार्ट जो है वो नहीं डाला है, रीडिंग पार्ट नहीं डाला है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। मुझे पढ़ने के बाद टेस्ट नहीं लेना चाहिए, बल्कि रोज़ मुझे एक सेल्फ एवेल्युएटिव वर्क करना चाहिए। तो ये जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे अकॉर्डिंग टू योर ओन पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड डिफरेंसेस, आपकी जो है वर्किंग जो होगी वो भी चेंज होती जाएगी। For instance, to take the test scheduled by your teacher, you would have to set goals, plan a time schedule of study, get clarifications in case of problems, and if you are not able to tackle the chapters assigned for the test, you may have to think of the other ways to achieve your goal, like giving more time to study. Now, we have studied the arousal, attention, simultaneous and successive processing, planning. All these past processes operate on a knowledge base developed either formally, reading, writing and experimenting, or informally from the environment. अब जो भी ये प्रोसेस है, अटेंशन पे करना या प्रोसेसिंग करना या प्लानिंग करना, ये हमें एग्जीक्यूशन कैसे होती है? या तो हम राइटिंग के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, या हम एक्सपेरिमेंटिंग के थ्रू। ठीक है ना? आप कैसे करोगे कोई भी काम, आपका कैसे करोगे? यही प्रोसेस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सपेरिमेंटली। ये फॉर्मल प्रोसेसेस हैं। फॉर्मल मीन्स डायरेक्ट। या अगर आपके पास इनमें से कोई सोर्स नहीं है तो और इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इनफॉर्मली डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई पोइम बनानी है, पोइम आपको बनानी है, आपने सारी बुक्स स्टडी कर ली, आपने सारे सोर्सेज देख लिए बुक्स, लेकिन आपको कहीं से नहीं मिली। फिर आप एक लैप ऑफ नेचर में चले जाते हो, मॉर्निंग सीन देखते हो और उसी को एनवायरनमेंट अपने आसपास देखते हुए उस सारी जो सिचुएशंस है उसको आप राइटिंग में ले आते हो और एक कविता बना देते हो। सो दीज प्रोसेसेस ऑपरेट ऑन ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम that may be formal or informal. Informal means direct, maybe from the environment, by your experiences also. Informal is not, also from your experiences, past experiences also. Or formally by reading, writing and experimenting. These processes are interactive and dynamic in nature, yet each has its own distinctive functions. अब ये तीनों जो हमने processes देखे, ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे प्लानिंग जो है दैट कम्स फर्स्ट, देयर इज अराउजल इज रिक्वायर्ड। जब अराउजल और अटेंशन ही नहीं होगा तो प्लानिंग कैसे आएगी? ठीक है, तो प्लानिंग, अटेंशन, फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद जो है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो दे आर इंटरेक्टिव और ये डायनेमिक है, ये चेंज भी हो जाते हैं। आपकी जैसे आपने कोई भी वर्क करना शुरू किया तो आपको लगा नहीं मेरी प्रोसेसिंग ठीक नहीं है, मुझे साइमल्टेनियस नहीं चलना है, मुझे सक्सेसिव चलना है, तो दैट कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Das and Naglere have also developed a battery of tests called as Cognitive Assessment System, CAS. CAS comprises of verbal and non-verbal tests that measure basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. It is meant for individuals between 5 and 18 years of age. The results of assessment can be used to remedy cognitive deficits of children with learning problems. अब जैसे अलग अलग टेस्ट बने हैं तो हमारे दास और नगलेरी जी ने भी एक टेस्ट बनाया, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। इट इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट। बैटरी ऑफ टेस्ट होता है कि एक ही टेस्ट में बड़े सारे टेस्ट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, उसमें वर्बल भी होते हैं, कई बार नॉन वर्बल मिक्स कर लेते हैं, से कई बार सिर्फ वर्बल होते हैं। तो बैटरी मीन्स व्हेन देयर आर मैनी टेस्ट टुगेदर दे आर नोन एज अ बैटरी ऑफ टेस्ट। अब जो है ये जो टेस्ट है ये अप्लाई होता है 5 से 18 ईयर्स ऑफ एज के लोगों पर, और ये क्या टेस्ट करेगा? देयर कॉग्निटिव डेफिसिट्स ऑफ चिल्ड्रन। जो भी हमारी कॉग्निटिव कमियां रह गई हैं कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में, कॉग्निटिव एज यू नो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें हमारा रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये सारा एस्पेक्ट आता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको हम अर्ली स्टेज पे ही क्योर कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर इंटेलिजेंस। किसी को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट कैन बी क्योर्ड अर्ली इन द एज सो दैट इट मे नॉट पोज प्रॉब्लम फॉर द पर्सन इन द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। Okay, so it was our past module of
intelligence. Thank you very much.